नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हम इस चैनल पर डिस्कशन करते हैं भाई इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण और जो 10th क्लास मैथ है उसके बारे में। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई इंग्लिश ग्रामर, जिसमें कि भाई मैंने आपका नाउन टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा दिया है, जिसमें हमारे पास चला हुआ था प्रोनाउन। और दोस्तों, अब हम जो भी यहाँ पे चीज़ें डिस्कशन करेंगे अपना कॉपी के अंदर, यानी लीनियर कॉपी के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं भाई। लेकिन मैं क्या है, इसी के अंदर आपका जो नाउन टॉपिक है दोबारा से फिर करवाऊँगा, ठीक है ना। आपकी बार जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, यानी पूरी डिटेल से करवाऊँगा मैं आपका, ठीक है ना, जो भी हमारे पास चीज़ें छूट गई थी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक की। जो सबसे पहला रहेगा हमारे पास नाउन। बट क्या है, इंग्लिश ग्रामर में नाउन को समझने से पहले मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक पार्ट के बारे में समझा देता हूँ। देन आफ्टर हम क्या चलेंगे भाई, अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। अब समझते हैं भाई किसका इंग्लिश ग्रामर का बेसिक पार्ट क्या है भाई। मैंने लिखा है भाई इंग्लिश ग्रामर का जो आपका बेसिक पार्ट। अब बेसिक पाथ में हमको क्या समझना है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है हमारे पास, क्या होती है अभी, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसमें दो तरीके की अप्रोच को प्रेफरेंस दी जाती है अभी, ठीक है ना, यानी मान्यता दी जाती है दो तरीके की अप्रोच को। वे दो तरीके की अप्रोच क्या है आपके पास, एक तो होती है हमारे पास सब्जेक्टिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच, आप बोलोगे सब्जेक्टिव अप्रोच होती है अभी। देन सेकंड होती है हमारे पास इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच। आपको साथ के साथ पहले ये चीज़ समझनी है, उसके बाद ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है भाई। अब मैंने ये चीज़ लिखवा दी है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास दो तरीके की अप्रोच है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, एक हमारे पास है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बट ये तो मैंने लिखवा दी, ये होती क्या है भाई। देखिए, जो सब्जेक्टिव अप्रोच है भाई, ये किसके रिगार्ड में दी जाती है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्ड में दी जाती है। ये अप्रोच क्या दी जाती है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्ड में भी। और जो आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है भी, वो किसके रिगार्ड में दी जाती है, मतलब ये दो तरीके से दी जा सकती है भी। एक तो क्या होगा भी, जो कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो टू ऑल। देन सेकंड क्या होगा भाई, इसके अंदर आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगी। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगी, एक तो कॉमन टू ऑल हो और एक अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगी। इस तरीके से हम दो प्रकार के अप्रोच किस में देते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में। अब मैंने ये तो लिखवा दी कि भाई ये अप्रोच पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाए। सेकंड क्या है, कॉमन टू ऑल या अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो, मतलब ये होती क्या है, ये समझ में तो कुछ नहीं आया अभी। तो मैं ये चीज़ें आपको विद एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ भाई ये होती क्या है अभी। जैसे मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखता हूँ, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच का पता चल जाएगा अभी। जैसे कि मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल, शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड। क्या लिखा मैंने, शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड भी, इल हस्बैंड। एक तो एग्जाम्पल मैंने लिखा। सेकंड मैंने आपके सामने लिखा, शी शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड। अब देखिए भाई, बड़े ध्यान से इन एग्जाम्पल को समझिए, ये आपके समझ में आ गए तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच आसानी से समझ में आ गई। पहले एग्जाम्पल में एक वर्ड पे फोकस कीजिए, यहाँ क्या लिखा है, वेट ऑन। क्या लिखा है, वेट ऑन। और सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें क्या लिखा है, आप बोलोगे इसमें लिखा है वेट फॉर। अब इस वेट ऑन का अर्थ क्या होता है, आप बोलोगे देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना। जबकि इस वेट फॉर का अर्थ क्या होता है, आप बोलोगे इंतजार करना। क्या होता है, इंतजार करना। अब देखिए मैं समझाता हूँ इन अप्रोच को। शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, उसे अपने क्या करनी चाहिए, बीमार पति की देखभाल करनी चाहिए। सेकंड है, शी शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड, उसे अपने बीमार पति का इंतजार करना चाहिए भी। अब देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ अपने आप को रख के देखिए, आप इसमें से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू देते भी, इन दोनों एग्जाम्पल्स में से। आप बोलते कि भाई उसे अपने पति की देखभाल करनी चाहिए,
ठीक है ना। मैं होता या आप होते या कोई अदर होता तो आप यही बोलते हैं कि भाई उसे अपने पति की देखभाल करनी चाहिए। तो यानी जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना सभी के लिए कॉमन है भी। क्या है, सभी के लिए कॉमन है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, या कोई दूसरा है उसके लिए भी। और कंडीशन के अकॉर्डिंग है ये, जैसे वो बीमार था भाई, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो मतलब इस जो सेंटेंस है या एग्जाम्पल है इसमें कौन सी अप्रोच अप्लाई की गई है, आप बोलोगे ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव अप्रोच भाई। कौन सी अप्रोच है ये, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बट क्या है, शी शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड, उसे अपने बीमार पति का इंतजार करनी चाहिए। ये तो देखो पर्सनल ही हो सकती है ना भाई, ऐसा तो है नहीं सभी को यही को बोलेगा भाई वो ऊपर से तो बीमार है और आपको ऊपर से ही उनका क्या करना है, इंतजार करना है, ऐसा थोड़ी होगा। तो जो ये अप्रोच होगी ये किसके रिगार्ड में होगी, आप बोलोगे ये सब्जेक्टिव अप्रोच के रिगार्ड में होती है। आई होप दोनों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं रिपीट करवाता हूँ, जो कॉमन हो सभी के लिए वो तो होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, और इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी होना चाहिए। देन क्या था, सब्जेक्टिव अप्रोच क्या थी, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाए। जैसे मेरा पर्सनल का ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसके कि भैया उसको अपने पति का इंतज़ार करना चाहिए था। तो इस तरीके से हमने इन दोनों एग्जाम्पल से आई होप ये दोनों चीज़ें समझ ली होगी भाई। अब इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्या चीज़ें आती हैं भाई। हम इसमें आगे बात करें तो अब इंग्लिश लैंग्वेज के बाद आता है हमारे पास इसमें साउंड। क्या आता है, इंग्लिश लैंग्वेज के बाद क्या आएगा हमारे पास, साउंड आएगा भी। और साउंड्स के बाद क्या आएगा, ध्वनियों के बाद आप बोलोगे फिर हमारे पास आएंगे इसके अंदर लेटर्स। क्या आएंगे, लेटर्स भाई। साउंड्स के बाद क्या आएगा हमारे पास इसके अंदर, लेटर्स आएंगे भाई। तो अब इन चीज़ों को समझते हैं। अब मैंने लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज, ये साउंड और लेटर क्या रहेंगे आपका, क्या लिखा, साउंड्स और लेटर। अब मैं बात करने लग जाऊं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर साउंड्स कितने होते हैं, आप बोलोगे 44। अब लेटर्स की बात करूं ये कितने होते हैं, ये होते हैं 26। अभी आपके मन में जवाब आया होगा भाई जब टोटल ही लेटर हमारे पास 26 है तो साउंड ये 44 कैसे हो गई भी, ठीक है ना। साउंड भी हमारे पास 26 ही होनी चाहिए था क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुल ही हमारे पास 26 लेटर है। देखिए भाई इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, एक वर्ड होता है हमारे पास CH, CH से आप कितनी ध्वनियाँ निकाल सकते हो, देखो एक चेयर, चे की साउंड आई, और एक टूथपेस्ट पे आप पे लिखा होगा ANCHOR, आप क्या इसको आंसर बोलोगे, नहीं भाई, वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा एंकर। यानी वहाँ तो CH ने कै की आवाज़ दी और यहाँ पे किसकी आवाज़ दी, आप बोलोगे चे की। मतलब यही होता है कि भाई हम एक वर्ड से, सॉरी एक लेटर से 2 या 3 प्रकार की साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अभी, ठीक है ना, प्राप्त कर सकते हैं या उनसे। तो इस कारण से भाई जब हम एक वर्ड से 2 या 3 प्रकार की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो 26 से बढ़कर साउंड्स कितनी हो जाती है हमारे पास, 44 हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देन मैं आगे साउंड्स में ही आपसे बात करने लग जाऊं, क्या भाई, कि आप मुझको बताइए भाई साउंड्स के अंदर जो वोवल साउंड होती है वो कितने प्रकार की होती है, वोवल साउंड। देन मैं आपसे पूछने लग जाऊं जो कॉन्सोनेंट साउंड है भाई, कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वो कितने प्रकार की होती है, यानी स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। देन मैं इसमें आपसे बात करूं भाई कि भाई लेटर के अंदर वोवल कितने होते हैं भाई और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। क्या पूछा मैंने भाई, वोवल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। अब सभी के मन में ये विचार आया होगा कि भाई वोवल है तो हम क्या बोल दें, 5 होती होगी भाई, ठीक है ना, लेकिन फिर ये कितनी होती है, तो आपको ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी। तो हमेशा याद रखनी है आपको कि भाई साउंड्स की यदि बात करें और किसकी, वोवल साउंड की, तो वोवल साउंड होती है हमारे पास 20। कितनी होती है, 20। और कॉन्सोनेंट कितनी होती है, 44 में से आप 20 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये 24 यानी 24 होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपको 5 नहीं बोलना, कितनी बोलनी है साउंड्स वोवल की, 20, और कॉन्सोनेंट साउंड कितनी बोलनी है, 24। ऐसे मैं बात करूं कि भाई वोवल कितने होते हैं अभी, तब आप बोलोगे जो वोवल है, यदि हम लेटर्स के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं तो आप बोलोगे 5 है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 26 में से 5 को माइनस कर दो तो आप बोलोगे 21 है। अभी आपने इन 5 वोवल के बारे में प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा अपने में, जब एकेडमिक में आप पढ़ाई करते होंगे यानी 8th 9th क्लास में, तो लगभग सभी ने पढ़ा होगा इन 5 वोवल्स के बारे में। कौन कौन से हैं ये मैं लिखवा देता हूँ। एक तो ए है, देन एक ई है, एक आई, एक ओ और एक यू। तो ये हमारे पास 5 वोवल होते हैं भाई। और एक
इसके अलावा जो भी हमारे पास लेटर्स बचते हैं वो किसके अंदर आते हैं, कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं। जैसे ए तो आपका वोवल था, बी हो गया, सी डी, ई आपका वोवल था, इसको छोड़ के एफ जी, इस टाइप से वो क्या रहेंगे, आपके कॉन्सोनेंट रहेंगे। तो मैं रिपीट करवाता हूँ इन दोनों चीज़ों को। देखो साउंड्स पूछता है आपको 44 बोलना है, लेटर पूछता है आपको 26 बोलना है। देन मैं पूछता हूँ वोवल साउंड कितनी है, आपको 20 बोलना है। और लेटर में मैं पूछूँ वोवल कितने होते हैं, आप बोलोगे 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई और यू। देन मैं कॉन्सोनेंट साउंड पूछता हूँ, आप 24 बोलना है। कॉन्सोनेंट लेटर पूछता हूँ तो आप कितने बोलोगे, 21 बोलोगे भाई, यानी 21 बोलोगे इसके अंदर। तो ये तो चीज़ थी भाई हमारे पास साउंड से हमने पढ़ लिया क्या अभी, लेटर्स के बारे में। अब मुझको बताइए भाई, थोड़ा सा मैं इसको आपको हिंदी व्याकरण से कोरिलेट करके बताता हूँ। तो हिंदी व्याकरण में मुझको बताइए, जो अक्षर है, अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं, आप सभी बोलोगे भाई शब्द बनते हैं, यही है ना, क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ऐसे ही क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है भाई, क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है भाई, क्या होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो आपका लेटर्स है क्या होंगे, जो भी आपके लेटर्स रहेंगे, तो लेटर से मिलकर आपके क्या बनेंगे भाई, याद रखना, लेटर से हमारे पास बनेंगे भाई वर्ड। क्या बनेंगे, वर्ड बनेंगे। वर्ड का मतलब होता है शब्द बनेंगे भाई। अब शब्द बन जाएंगे भाई, लेकिन शब्द को कब माना जाएगा भाई, तो आपको इसके लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई कोई भी वर्ड शब्द तब माना जाता है जब क्या हो, उसके पास एक मीनिंगफुल साउंड हो भी, क्या हो, उसके पास एक मीनिंगफुल साउंड हो। यदि ये साउंड है तभी क्या माना जाता है, वर्ड। देन सेकंड क्या होना चाहिए, अब लेटर से बना भी, यदि मैं एक अक्षर में दूसरा अक्षर जोड़ता हूँ तभी ये वर्ड बना है ना, तो इसको हम सेकंड तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ क्या होगा, वर्ड होगा भाई, क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी सॉरी, इसके लिए कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी ये वर्णों का समूह होगा, कौन, शब्द। और क्या होनी चाहिए, एक मीनिंगफुल साउंड होनी चाहिए इस वर्ड की, नो नहीं कि भाई हम कुछ भी बोल देंगे और उसका कोई अर्थ नहीं है, एक मीनिंग जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो एक शब्द यानी एक वर्ड माना जाएगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है भी। अब देखो जो वर्ड है भाई ये मीनिंगफुल है नहीं है, तो इनके बारे में हमको पता चलेगा किससे, पार्ट ऑफ स्पीच से। किससे पता चलेगा भाई हमको, पार्ट ऑफ स्पीच से हमको इसके बारे में पता चलेगा। और मैंने पार्ट ऑफ स्पीच वैसे उसमें भी बताया था भी, जब मैं हम इन चीज़ों को वाइट बोर्ड के थ्रू से, मतलब वाइट बोर्ड पे डिस्कस करते थे। मैं इस चीज़ को आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ। यदि पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछ ले तो कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलोगे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। पहले तो मैं क्या है ये 8 के 8 टाइप्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन क्या करेंगे हम, पार्ट ऑफ स्पीच के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन जो कल है हम अपना नाउन टॉपिक पूरी डीपली यानी पूरी गहराई के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है ना। अब 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, यदि आपको पता है तो साथ के साथ रिपीट करना। पहला कौन सा होता है, आप बोलोगे नाउन होता है। देन सेकंड नंबर पे क्या होता है, आप बोलोगे प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और थर्ड नंबर पे मैं बात करूँ क्या होता है, आपको बोलना है एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो पहले तो मैं इन तीन को रिपीट कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे भी। क्या चलेंगे, नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे भी। अब देखिए भी यहाँ पे समझते हैं इन चीज़ों को। नाउन क्या है, एक आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, नेमिंग वर्ड है भाई। क्या है, नेमिंग वर्ड है। किसी का भी नाम हो भाई, क्या हो, किसी का भी नाम हो, वो क्या कहलाता है आपका, अब बोलोगे वो नाउन कहलाता है हमारा। प्रोनाउन क्या होता है भाई, जो किसी नाउन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे भी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रिप्रेजेंट्स अ नाउन। क्या करे भाई, किसी नाउन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, वो क्या कहलाता है हमारे पास, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैं बोल दूं राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, और मैं इसी बात को ऐसा बोल दूं ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, यानी इस राम को किसने रिप्रेजेंट किया, आप बोलोगे ही ने रिप्रेजेंट किया। तो ही क्या था आपका, आपको बोलना है ही हमारे पास था प्रोनाउन भी, ठीक है ना। क्योंकि राम एक नेमिंग वर्ड था इसलिए वो नाउन की कैटेगरी में गया, और राम के स्थान पर कोई अन्य वर्ड आया इसलिए वो क्या बना, हमारा प्रोनाउन बना भाई। अब बात कर लेते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण की। एडजेक्टिव क्या आता है, एड सम डिटेल्स ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन,
जो किसी नाउन या प्रोनाउन के अंदर कुछ डिटेल को क्या कर दे, ऐड कर दे, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है भी। यानी हम इसमें लिख सकते हैं ऐड सम डिटेल ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन भी, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, आप बोलोगे वो एडजेक्टिव कहलाएगा भी। तो मैं बोल देता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। क्या लिखा मैंने, राम एक इंटेलिजेंट लड़का है, बुद्धिमान लड़का है भाई। तो मैंने लिखा, तो अब क्या किया भाई, नाउन के अंदर क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जा रही है कि वो इंटेलिजेंट है भाई। जो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखता है ना, उसे आप एडजेक्टिव की कैटेगरी में बोल दो भाई। एक किस्म से इन शॉर्ट में आपसे बताऊं, जो एडजेक्टिव होता है ना, ये आपका नाउन और प्रोनाउन का क्या होता है, गुलाम टाइप में होता है भाई। गुलाम टाइप में कैसे, जैसे गुलाम का काम क्या होता है, अपने मालिक की विशेषता बताना भी, मतलब उसकी तारीफ वगैरह करना भी, या चापलूसी करना, ऐसा बोलते हैं। तो अब ये एडजेक्टिव भी क्या करता है, इन दोनों की चापलूसी करता है भी। चापलूसी कैसे करता है भी, जैसे वह बुद्धिमान है, वह काला है भी, मतलब इस टाइप से उनकी विशेषता को बताता है भी, चापलूसी करता है। आई होप आपको ये आसान शब्दों में समझ में आया होगा एडजेक्टिव क्या होता है भी। अब हमने एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस कर लिया अभी। अब बच गए कितने हमारे पास, 5 पार्ट ऑफ स्पीच और बच गए, जिसे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करवाता हूँ भाई। अब नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास इसमें, अब देखिए भाई 4th नंबर पे आ जाती है एडजेक्टिव के बाद वर्ब। क्या आती है अभी, आप बोलोगे वर्ब आती है। वर्ब का मतलब आप सभी को पता होगा क्रिया। अब ये वर्ब होती क्या है भाई, पहले तो आपको समझना है भाई। अब कहने का मतलब हमको इसकी डेफिनेशन नहीं समझनी है, इसकी आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है वो चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। यानी किसी एक्शन या किसी पोजेशन या किसी घटना के बारे में बताए, वो क्या है, वर्ब है भी। यानी हम इसको आसान शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं, जो किसी एक्शन, एक्शन का आपको तो पता ही होगा, और किसी पोजेशन, और इसका लगभग कम को पता होगा भाई पोजेशन क्या आ गया भाई। पोजेशन का मतलब होता है भाई अधिकार के बारे में बताए, जो किसके बारे में बताए, अधिकार के बारे में बताए, या फिर किसी घटना के बारे में बताए, यानी हैपनिंग। क्या हो गया भाई, हैपनिंग। तो वो क्या है हमारे पास, आपको बोलना है, वो हमारे पास वर्ब है भाई। जैसे कि मैं इन चीज़ों को एग्जांपल देकर भी आपको क्लियर कर देता हूँ भाई। दे रन फास्ट, मैं इस टाइप से लिखा, 2 एग्जांपल लिख देता हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। देन मैं आपको के सामने एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ही इज़ माई टीचर। अब आपको यही खुद से ही कोरिलेट करना है, मैंने सभी चीज़ें आपके सामने लिख दी हैं। आपको बताना है किस में एक्शन दिखाया गया है, किस में पोजेशन, और किस में कोई घटना दिखाई गई है या कोई हैपनिंग भी। अब सबसे पहले यहाँ पे फोकस कीजिए, दे रन फास्ट, ऑटोमेटिक वह तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ना क्या है भाई, अब बोलोगे भाई रन तो इसके अंदर हमारे पास वर्ब है, नॉर्मली आप पहचान कर लोगे वर्ब की। लेकिन आपको देखना है कि भाई इसमें क्या दिखाया गया है, एक्शन है, पोजेशन है, या कोई घटना है। सीधी सी बात है, वो तेज दौड़ता है तो एक्शन के बारे में जिक्र है। तो यानी इस एग्जांपल से हमको पता चल गया एक्शन का जिक्र है, तो इसलिए रन एक वर्ब है। सेकंड की मैं बात करने लग जाऊं कि भाई ये इज क्या है यहाँ पे, तो आप देखोगे ही इज माई टीचर, यानी किसी अधिकार के बारे में बात कर रहा है कि वो मेरे टीचर है भाई, ठीक है ना, किसी पर अधिकार दिखाया गया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, आप बोलोगे पोजेशन दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था कोई 4th पार्ट ऑफ स्पीच। अब चलते हैं हम इसके अंदर 5th पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। 5th पार्ट ऑफ स्पीच क्या आता है हमारे पास इसमें, एडवर्ब। क्या रहेगा आपका, एडवर्ब रहेगा भाई। अब इस एडवर्ब का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे क्रिया विशेषण। और देखिए हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण का कोई जिक्र नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर ही आता है। अब बात करें कि भाई इसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए इसकी पहचान में भी आपको क्या दिखाया गया, अभी एक्शन दिखाया जाएगा। अभी क्या दिखाया जाएगा, एक्शन दिखाया जाएगा। तो आप पूछोगे भी एक्शन तो वर्ब में भी दिखाया जाता है, भी पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें इसकी पहचान के लिए देखो मैं आपको 4 वर्ड लिखवाता हूँ भाई, ठीक है ना। वो 4 वर्ड क्या होंगे आपके सामने, इनडायरेक्टली WH फैमिली के होंगे। जहाँ भी आपको क्या मिले, वेहर का, या फिर हाउ का, या वाई का, या वैन का। क्या लिखवाया मैंने, वेहर का, या हाउ का, या वाई का, या फिर वैन का। इनका क्या मिले, आंसर मिले, और एक्शन का जिक्र हो भाई, तो आप उसमें क्या बोल दोगे, एडवर्ब बोल दोगे। अभी आप बोलोगे भाई समझ नहीं आया,
अब देखिए मैं इसको आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपके सामने 2 से 3 एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको खुद से समझने की कोशिश करनी है। जैसे मैं लिखा ही वेंट और लिख दिया मैंने देयर, पहला ये लिखा। सेकंड मैंने लिखा आपके सामने दे रन फास्ट, इस टाइप से दे रन फास्ट। थर्ड एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ आपके सामने, मैंने लिखा ही केम यस्टरडे, वह कल आया, केम यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए भाई, इन 3 एग्जाम्पल पे थोड़ा फोकस करना। अभी सभी को पता होगा वेंट हमारे पास वर्ब है, रन हमारे पास वर्ब है, केम हमारे पास वर्ब है, ठीक है ना। 8th 9th क्लास में आपने ये चीज़ें तो पढ़ रखी होंगी भी। लेकिन हमको जिक्र किसका करना है, आप बोलोगे हमें जिक्र करना है एडवर्ब का। और वह गया, वह दौड़ा, वह आया, सभी में एक्शन दिखाया गया है ना। क्या दिखाया गया है, आप बोलोगे सभी में एक्शन है, बट एडवर्ब क्या है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है अभी। अब यहाँ पे फोकस कीजिए देयर। अब यहाँ पे इन 4 वर्डों में से एक वर्ड को रख के देखिए। जैसे मैं देखता हूँ देयर की जगह वेहर रखे, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए और मैं काउंट करता हूँ इसको, ही वेंट वेहर, वह कहाँ गया, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ वह वहाँ गया, यानी एक अर्थ मिला। तो हम क्या बोल देंगे, इसमें जो देयर है वो क्या रहेगा आपके पास, आपको जवाब देना वो हमारे पास एडवर्ब है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जैसे कि सेकंड दे रन फास्ट, अब मैं इसमें ये 4 वर्ड पुट करके देखता हूँ। पहले मैंने टिक पुट किया वेहर, दे रन वेहर, तो कोई अर्थ सा नहीं मिला। आप बोलोगे छोड़ो इसको, तो ऐसा तो है नहीं। दे रन हाउ, वह कैसे दौड़ा, अर्थ मिल रहा है ना, वह कैसे दौड़ा। आप बोलोगे वो फास्ट दौड़ा, यानी तेज दौड़ा। तो इसमें फास्ट क्या हो जाएगी, आप बोलोगे एड वर्ब है भाई। क्या बोलोगे, फास्ट क्या आपकी एड वर्ब है। जैसे अगला को और समझते हैं, ही केम यस्टरडे, वह कल आया भाई। तो मैं यहाँ यस्टरडे की जगह ये वर्ड पुट करके देखता हूँ। जैसे ही केम वेहर, इसका कोई ऐसा अर्थ मिला। ही कम हाउ, कोई अर्थ है। अच्छा ही केम बाय, अच्छा इससे भी कोई अर्थ नहीं मिला। और लास्ट में पुट करके देखता हूँ, ही केम वहन, वह कब आया, अर्थ मिल रहा है ना। देखो वहन का अर्थ जब भी होता है कब भी, जब क्वेश्चन किया जाता है तो आपको वहन लेना है, और जब अर्थ दिया जाता है तो आपको क्या देना है, जब अर्थ लेना है इस वहन का। लेकिन हम तो यहाँ तो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं भाई, इनके क्वेश्चन के आंसर मिलना चाहिए हमको, ऐसा ही है ना। आप बोलोगे यस ही केम यस्टरडे, मैंने क्या लिखवाया यहाँ पे, वहन लिख के देखो, ही केम वहन, वह कब आया। आप बोलोगे यस्टरडे आया, यानी अर्थ मिला ना आपको इस टाइप से। तो आप क्या बोल दोगे, यस्टरडे भी इसमें क्या है हमारे पास, एड वर्ब है भी। तो ये था भाई हमारे पास एडवर्ब का 5th टाइप। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसके 6th टाइप की तरफ। 6th टाइप में आता है भाई कंजक्शन। क्या आता है, कंजक्शन। अब इस कंजक्शन को हम समझते हैं अभी, क्या करते हैं, कंजक्शन को समझते हैं अभी। अब बात करें कि भाई कंजक्शन, जैसे थोड़ा आपको नाम से पता चल रहा होगा, जो 2 वर्ड्स को जोड़ता है भाई, यानी इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, ये एक जॉइनिंग वर्ड होता है भाई। क्या होता है, ये एक जॉइनिंग वर्ड होता है। अच्छा आपको ये बात पता चल गई भाई, कंजक्शन हमारे पास जॉइनिंग वर्ड है भाई। बस इसी से आप क्या कर सकते हो, हर चीज़ को कोलेट कर सकते हो। अब समझते हैं अभी जॉइनिंग वर्ड कैसे। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, मोहन एंड मोहिनी आर फ्रेंड्स। क्या लिखा मैंने, मोहन एंड मोहिनी आर फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्या लिखा, मोहन एंड मोहिनी आर फ्रेंड्स, ये लिखा भी मैंने। अब यहाँ पे फोकस कीजिए, जो एंड है क्या कर रहा है, इस मोहन को और इस मोहिनी को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसलिए हम इस एंड को क्या बोल देंगे कि ये हमारा कंजक्शन या कंडक्टर या लिंक कर रहेगा, ठीक है ना। कई नाम से इसको जाना जाता है भाई। तो ये था भाई हमारे पास कंजक्शन में इसका 6th पार्ट। अब चलते हैं भाई हम कंजक्शन के किस पार्ट में, 7th पार्ट की तरफ भी, जो सेकंड लास्ट पार्ट रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच का। अभी ये आता है इसके अंदर प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ये जो चीज़ें हैं हम बाद में डिटेल से डीपली डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 करके। अब प्रीपोजिशन में क्या होगी, पहले तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझना है। एक रिलेटिंग वर्ड होगा भी, ये क्या होगा, एक रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ को रिलेट करते हैं, ठीक है ना। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ, ये रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ को रिलेट करते हैं। जैसे कि मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, ये चीज़ें फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मैं लिखता हूँ आपके सामने, ही वेंट टू हर्षित, वह कहाँ गया भाई, हर्षित के पास गया।
क्या लिखा, ही वेंट टू हर्षित, ही वेंट टू हर्षित। अब देखिए जो ये टू है, टू तो है आपके पास प्रीपोजिशन, और ये रिलेट क्या कर रहा है, अभी रिलेट कर रहा है इस नाउन को, यानी इस हर्षित को। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो भी रिलेटिंग वर्ड होगा वो हमारी क्या कहलाएगी, आपको बोलना है प्रीपोजिशन कहलाएगी। देन 8th नंबर पे क्या आ जाता है हमारे पास, जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है अभी, इंटरजेक्शन। क्या है, आप बोलोगे इंटरजेक्शन अभी। अब देखिए इंटरजेक्शन क्या होते हैं, तो आपको समझना है, जो एक्सप्रेस करे भी, क्या करे, ये करेंगे एक्सप्रेस, किसको, किसी के इमोशंस को, यानी बताएंगे किसी इमोशन के बारे में या किसी की फीलिंग्स के बारे में। इंटरजेक्शन क्या बताया मैंने, जो एक्सप्रेस करेंगे किसी के इमोशंस या फीलिंग्स के बारे में, वो क्या कहलाते हैं हमारे, आपको बोलना है इंटरजेक्शन कहलाते हैं भी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी भी, क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब ये इमोशन या फीलिंग वाले वर्ड कौन से होते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा ब्रावो, हुर्रे, इस टाइप से, ओह, अल्लाह, इस टाइप से ये वर्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। जो ये वर्ड होंगे ये इमोशन या फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही वर्डों को हम क्या बोल देते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। और इंटरजेक्शन के बारे में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसे आप नरेशन भी बोलते हैं भी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में इतना ही। आपको क्या करना है, एक बार इन चीज़ों का रिवीजन करना है 1 से 2 बार, ठीक है ना। और ये 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़नी है, इनका जो बेसिक पाथ है वो पढ़ना है, और ये जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है उनका रिवीजन करना है आपको। जब हम कल वाली वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हमारा पहला टॉपिक, जैसे कि मैंने आपसे बोला है, पूरी डीपली डिस्कस करेंगे नाउन के ऊपर भी। तो दोस्तों कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।